Hello guys, welcome back to my channel. Today I am starting a new chapter, chapter 3 heat. So in this chapter we will learn about heat. So we should start. You know that woolen clothes are made from animal fibers. You know that cotton clothes are made from plant fiber. तो इसमें बता रखा है जो वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल के फाइबर से बनते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट के फाइबर से बनते हैं. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of cooliness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular seasons. तो फिर हम लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उन्हें हम ज़्यादातर समर्स में यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक ठंडक का फीलिंग देते हैं. और हम कई बार जैसे डार्क क्लोथ पहनते हैं विंटर्स में क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं. In winters you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we found that how hot or cold an object is? तो वह इधर ये बता रखा है कि जब विंटर होते हैं तो आपको हाउस के अंदर भी ठंड लगती है और जब समर्स होते हैं तो आपको हाउस के अंदर भी गर्मी लगती है और बाहर तो लगती है. तो फिर इधर हमें हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है. इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ अ कोल्ड. तो फिर इधर बता रखा है जो टी है वो हॉट होती है और जो आइस है वो कोल्ड होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू कॉमनली यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1. तो फिर इधर आपको मार्क करने जो कि आप यूज़ करते हो. तो फिर मैं ये करता हूँ. तो फिर ये आइसक्रीम है ये कूल होती है. स्पून इन अ टी कप वार्म होती है. फ्रूट जूस कूल होता है और इसको हम कुछ कह नहीं सकते, ये वार्म भी होता है और कूल दोनों होता है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन इज़ कूल बट इट इज़ अ लिटिल बिट वार्म सो इट विल कम अंडर अ वार्म कैटेगरी. तो इधर एक बॉक्स दे रखा है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. तो बता रखा है कि हमें कभी भी ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म है. हमें केयरफुल रहना चाहिए एक कैंडल फ्लेम को और एक स्टोव के पास रहने में. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हॉट होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट some objects are hotter than other while some are colder than other. तो फिर इसमें बता रखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो बहुत ठंडे होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से गर्म है या ठंडा है. We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let's find out. तो फिर इधर एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. टेक 3 स्मॉल. चलो ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. तो इसमें आपको 3 मग्स लेने हैं जिसमें एक में कूल वाटर रखना है और एक में हॉट वाटर रखना है. और फिर हमें
कंटेनर सी में थोड़ा हॉट और कूल वाटर मिक्स करना है। तो फिर थोड़ी देर अपना हैंड कूल और वार्म वाटर में रखने के बाद आप जब उसे कंटेनर सी में रखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे एक हाथ को वो वाटर वार्म लग रहा है और एक हाथ को वाटर कूल लग रहा है। तो फिर इसका कंक्लूजन है कि हमारे हैंड्स जो हैं वो एक रिलायबल सेंस ऑफ टच नहीं है और हम इनसे डिसाइड नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट कूल है या हॉट है। तो फिर एक रिलायबल मेजर हॉटनेस को मेजर करने के लिए है थर्मामीटर, और ये जो थर्मामीटर है इससे ही हम मोस्टली मेजर करते हैं हॉटनेस और कूलनेस को किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर को लेना है अपने हैंड्स के बीच में और उसको थोड़ी देर तक अपने हैंड्स के बीच में रखना है, जिससे कि आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसका जो मरकरी थ्रेड है वो राइज होने लगेगा लेवल के अंदर। रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। तो फिर एक और फ्रेंड के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, अपने एक फ्रेंड को ये कहना और कि वो करे और अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करना। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। तो फिर इधर बता रखा है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपने देखा भी होगा। A clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass ट्यूब। तो फिर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें बहुत लंबी और एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है और उसके बाहर एक बल्ब होता है और उसके अंदर एक मरकरी थ्रेड होता है जो कि शाइन करता है और आप उसे देख भी सकते हैं। और अगर आपको ये मरकरी थ्रेड ना दिखे तो फिर अपने थर्मामीटर को थोड़ा रोटेट करना, फिर वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर स्केल बना होता है, जैसे इधर बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है 35, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं। A clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass tube. It has one bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb a small shining, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बहुत ज़्यादा शाइनिंग सा थ्रेड होता है मरकरी का। तो फिर इधर एक नोट करने वाली बात है, इधर क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर बता रखा है जो कि होता है 35 से 42। और ये हमने इसलिए ऐसा सेट करा है क्योंकि एक बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम 35 और 42 ही हो सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इधर बता रखा है कि एक थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। तो इधर कुछ प्रिकॉशंस दे रखी हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जब भी आपको थर्मामीटर यूज़ करना होता है तो उससे पहले आपको उसे एक बार वॉश कर लेना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। और हमें देखना चाहिए और हमें एक बार नोटिस करना चाहिए कि जो मरकरी का शाइनिंग थ्रेड है उसका लेवल हमेशा 35 से नीचे होना चाहिए, वरना अनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो फिर हमें उसको बिल्कुल अपराइट रखना चाहिए जब आप रीड कर रहे होते हैं, जैसे इधर फिगर में दिखा रखा है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल। तो फिर ये बल्ब होता है ये वाला पोर्शन, तो हमें इसे कभी होल्ड नहीं करना चाहिए थर्मोमीटर की रीडिंग को पढ़ते हुए। तो फिर इधर बता रखा है कि जैसे अगर हमारा रिजल्ट बीच में आता है 36 और 37 के, तो हम क्या कर सकते हैं।
तो फिर इसका मतलब होता है इधर 5 पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में, तो हम इसको कुछ ऐसे रीड कर सकते हैं 5/1 इज इक्वल टू 0.2 सेल्सियस। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर वो यहाँ तक आ रहा है, थर्ड फोर्थ मार्क तक आ रहा है, तो फिर हम उसको कुछ ऐसे काउंट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 जो कि होएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो और उसके बाद अगर कभी मरकरी का लेवल फिक्स हो जाता है और वो अटक जाता है, हिलता नहीं है, तो हमें उसको कुछ जर्क्स देने चाहिए, पर उसे ज़्यादा भी जर्क्स नहीं देने चाहिए, वरना मरकरी स्पिल हो सकता है थर्मोमीटर से बाहर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 के आगे कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, पर वो हमें इस क्लास में करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इधर बता रखा है कि पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37। तो फिर इसमें बता रखा है कि अगर आपका टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 नहीं आता तो फिर इसका मतलब आप इल हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38 है और कभी कभार 36 है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, आपका बॉडी का टेम्परेचर फिर भी सेम हो ही जाएगा। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10। तो फिर आप इस टेबल में फिल कर सकते हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बता रखा है, इधर रिकॉर्ड करना है जैसे आपको। और फिर आप देखोगे कि हर एक पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री और above 42, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 35 से लेके 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी रेंज हमने 35 और 42 सेट करी हुई है। तो यहाँ पे बता रखा है बोजो के बारे में। बोजो गॉट अ नॉटी आइडिया। तो फिर उसको एक आइडिया आया और उसने सोचा कि हमें एक बहुत ज़्यादा बॉयल मतलब हॉट मिल्क का टेम्परेचर एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर करना चाहिए, बट उसको फिर पहेली ने स्टॉप कर दिया ये करने से। इधर क्वेश्चन दे रखी है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट रादर देन ह्यूमन बॉडी। तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब 42 डिग्री तक ही होती है, और बॉइलिंग मिल्क समटाइम रीच अप टू 94 to 97 डिग्रीज एंड समटाइम इवन अबव 100 डिग्रीज। तो फिर वो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा और उसकी मरकरी स्पिल हो जाएगी, जो कि एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब हमें इधर बता रखा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में। तो फिर अब आप पूछोगे कि हम फिर एक हॉट मिल्क का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। तो फिर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं नॉर्मल थर्मामीटर से, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसका स्केल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो फिर इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज़ होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नोट करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। दिस थर्मामीटर, लुक एट दिस थर्मामीटर। तो आप इस थर्मामीटर को देखो, आप देखोगे ये थर्मामीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका स्केल देख सकते हो 0 से भी नीचे है। तो फिर हम इसको मेजर और इसका स्केल होता है जनरली -10 डिग्री टू
110 degree. You also did in the case of digital clinical thermometer, find out how much smaller division on this thermometer reads. तो फिर आप देख सकते हो कि कहाँ क्लिनिकल थर्मोमीटर बस 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ही मेजर कर सकता है, और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री से 110 डिग्री तक कर सकता है। और इसको हम किसी भी तो नहीं, पर हम इसको जनरली जितने सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed with water but does not touch the bottom of or the sides of the container. Hold the thermometer vertically and observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes sturdy. तो फिर इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या करना है, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक वाटर के बीकर में प्लेस कर देना है। जैसे वाटर है, इसके बीकर में प्लेस कर देना और इसको बिल्कुल अपराइट होल्ड करना है और देखना कि वो इसका ये जो बल्ब है नीचे का, ये उसको कंटेनर के बॉटम पार्ट को टच ना करे, वरना आपके रिजल्ट्स अनएक्यूरेट हो जाएंगे। लाइक दिस आप देख सकते हो। और इसमें आपको क्लियरली जो मरकरी है आपको उसकी मूवमेंट्स दिखेंगी। देर आर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, तो आप देख सकते हो कि उधर वेरिएशंस होंगी। और इसमें जैसे ये वाटर है, ये इसका भी टेम्परेचर बता सकता है, जो कि कुछ नॉर्मली होता है 21 एज जैसी कंडीशन में इसको स्टोर करते हैं वैसा ही हो जाता है। Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes sturdy and note the temperature. तो फिर इसमें बता रखा है कि आपको ये कैसे करनी है। आपको थर्मोमीटर को वाटर में डिप करना है और देखना कि वो बीकर के बॉटम पार्ट को टच ना करे। उसके बाद जब मरकरी थ्रेड अप भी जाएगा और फिर लो भी हो जाएगा, तो फिर आपको उसको पकड़ के रखना है और उसके बाद जब वो एक जगह पे आके रुक जाए तो आपको टेम्परेचर नोट कर लेना है। और एक बात है कि आप अगर उस थर्मोमीटर को उठा लोगे पानी में से, तो फिर मरकरी की जो रीडिंग्स है वो नीचे गिरने लगेंगी। पर ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं होता, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक होता है किंक, और इस किंक से उसका जो लेवल होता है वो नीचे नहीं गिरता, पर इसके अंदर वो नहीं होता, जिससे कि इसका लेवल नीचे गिर जाता है। तो इधर एक किंक दिखा रखा है। तो फिर इधर बता रखा है, देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर. मरकरी इज अ टॉक्सिक substance and is very difficult to dispose of. If a thermometer break, these days digital thermometer are available which do not use mercury. तो ये बता रखा है कि एक मरकरी जो सब्सटेंस है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और अगर थर्मोमीटर गिर जाता है तो फिर वो रिलीज़ हो जाता है और फिर उसको डिस्पोज नहीं करा जा सकता है, और अगर करा जा सकता है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो फिर इधर ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बता रखा है। तो फिर एक प्रोसेस होती है हीट फ्लो, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर हीट फ्लो के 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्शन, और इधर होता है कंडक्शंस के बारे में ही है, और एक होता है इधर रिटर्न नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कंडक्शन और एक होता है कन्वेक्शन, और इसके बाद आपका कई बार 3 भी आ सकते हैं। एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। तो फिर इधर एक और एक्टिविटी है जिसमें आप देख सकते हैं, इसका एक स्टैंड बना रखा है,
और इस स्टैंड से एक मेटल की रॉड कनेक्टेड है जिसपे छोटे छोटे पीसेस में वैक्स अटैच्ड है जिससे, और ये वैक्स एक कैंडल से भी और इसके सामने एक कैंडल है जिससे कि हीट धीरे धीरे इधर से इधर जा रही है और ये वैक्स नीचे गिरे जा रहा है, मेल्ट हो रहा है। The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. In solid generally the heat is transferred by the process of conduction. तो फिर जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एक ही प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो फिर इधर दिखा रखा है कि क्या कहते हैं, सारे सब्सटेंस हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक मेटालिक पैन हमेशा हीट को कंडक्ट करेगा क्योंकि वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, और एक प्लास्टिक और वुडन हैंडल कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए इनको ऐसे पैन्स के हैंडल बनाने में यूज़ करते हैं। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, और आप इनसे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो फिर एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या कहते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं। और ये जब पास थ्रू होते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी हॉट हो जाता है। जैसे कि ये मेटल्स जनरली होते हैं कंडक्टर, बट कुछ नहीं भी होते हैं। तो फिर कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो इनको कंडक्ट नहीं करते हैं, सच एज प्लास्टिक एंड वुड विच आर नोन एज इंसुलेटर्स। Water and air are poor conductor of heat, and then how does the heat transfer take place in these substances? तो फिर इधर बता रखा है कि ये कंडक्टर तो होते नहीं है, तो फिर इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो फिर एक इधर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में ये बता रखा है कि इधर आपको एक बीकर में वाटर रखना है और उसके नीचे फायर कर देनी है और इसके ऊपर एक स्टैंड रख देना है बीच में। तो फिर इससे क्या होएगा, इससे जो वाटर है वो हीट अप होने लगेगा, और ये प्रोसेस होती है कन्वेक्शन की। और कन्वेक्शन वाटर में भी हेल्पफुल होता है और एयर में भी हेल्पफुल होता है। और अब इधर एक कॉन्सेप्ट बता रखा है सी ब्रीज का। तो फिर जो जनरली सी ब्रीज होती है वो होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सी से होती है कूल एयर लैंड की तरफ फ्लो होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एयर प्रेशर्स। तो फिर कुछ ऐसा होता है, जो वार्म एयर होती है वो अपवर्ड्स जाती है और जो कूल एयर होती है वो नीचे ही रहती है। तो फिर जब दिन का टाइम होता है और लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर सी बहुत ठंडी रहती है, और उसके ऊपर जो कूल एयर होती है वो लैंड की तरफ फ्लो करने लगते हैं। क्योंकि लैंड की तरफ तो कोई एयर है ही नहीं, क्योंकि वार्म एयर तो ऊपर राइज हो गई है। और सेम इसका अपोजिट होता है लैंड ब्रीज में रात के टाइम। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये कूल एंड हॉट एयर का, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफ़र की, जिसको सब कहते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में कुछ ऐसा होता है कि जो सारी गर्म बॉडी है उनमें से हीट की वेव्स निकलती हैं कुछ, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को भी गर्म कर देती हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो फिर ये तो सबको पता ही है कि हम
क्या कहते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं विंटर जनरली समर्स में, और डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब समर्स होते हैं तो फिर जो वाइट कलर के क्लोथ्स हैं, मतलब ब्राइट कलर ले लो कोई भी, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उससे हमें कूलनेस का वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। और उसके अपोजिट में जब विंटर्स होते हैं तो हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर्स जनरली एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। तो फिर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कोल को, वुड को, अपने हाउस को वार्म रखने में। और इसको ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग बनती हैं तो उनके अंदर लेयर्स ऑफ एयर जो होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, और जो कि जिससे हमारा जो हाउस होता है वो कूल रहता है। तो फिर इधर एक एग्जांपल है इसको प्रूव करने के लिए। दो आपको ऐसे कंटेनर्स लेने हैं, एक को आपको ब्लैक पेंट कर देना है और एक को आपको वाइट पेंट कर देना है, और उन सब में आपको वाटर रखने के बाद उन दोनों को एक साथ ही सनलाइट में प्लेस कर देना। तो फिर आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो ब्लैक कंटेनर था उसका वाटर बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया है एज़ कंपेयर टू द वाइट कंटेनर। अब इधर एक और एक्टिविटी है, उन दोनों कंटेनर्स को फिर से आपको रख देना है, और दोनों में आपको हॉट वाटर रख देना है 60 डिग्री के आसपास का, और उसके बाद आपको उसको एक रूम में रख देना है या फिर किसी भी शेड में रख देना। और 10-15 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि क्या कहते हैं कि दोनों हैं जो उनमें से ब्लैक है जो उसने हीट को जल्दी रिलीज़ कर दिया है, और वाइट अभी भी वार्म है। तो फिर इससे आप समझ ही जाओगे कि विंटर में हम वाइट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और समर्स में हम डार्क क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स। तो फिर चलो अब सीधा कीवर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। कीवर्ड सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल होता है जो हमें जनरली थर्मोमीटर्स के ऊपर मिलता है, जिसमें एक लाइन में सारे सेल्सियस रिटर्न होते हैं। कंडक्शन एक प्रोसेस होती है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है दो बॉडीज़ के अंदर। कंडक्टर बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं। कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। इंसुलेटर हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लैंड ब्रीज होती है जब लैंड की कूल एयर सी की तरफ जाती है। रेडिएशन होती है एक प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सी ब्रीज होती है जब सी की कूल एयर डे टाइम में लैंड की तरफ चलती है। टेम्परेचर होता है a type of scale which is used to measure the hotness and coolness of an object. थर्मामीटर होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं हॉट और कूल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में। तो फिर ये ही हमारा चैप्टर था और हमारा चैप्टर 3 हीट कंप्लीट हो जाता है।